गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरा चैप्टर होगा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में इससे पहले जो दो चैप्टर थे उसको देख चुके हैं। अब ये तीसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया। तो देखिए, जो असुर विवाह है वो अच्छा नहीं माना गया। इसमें समझिए तो एक तरह से जबरदस्ती विवाह होता था असुर विवाह, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता था। ब्रह्म विवाह, प्रजात्य विवाह और दैव विवाह को अच्छा माना जाता था, जबकि असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। उसके वेदांग, वेद के वेदांग 6 है। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ में मनु स्मृति है, जिसका संबंध कानून से है, यानी कि नियम कानून से संबंध मनु स्मृति का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। तो जो बीएस सुकंथाकर ने इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। नेक्स्ट है कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है। तो जो महाभारत के आदि पर्व है, ये क्या इसमें जो महाभारत के युद्ध हुए हैं उसके कारणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की। तो ये महाश्वेता देवी ने कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी। तो ये हम लोग सातवाहन में देखेंगे कि अपने पहले माता गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस तरीके से गौतमी का पुत्र रहता है सातकर्णी। इस तरीके से माता के नाम से अपने नामकरण की परंपरा किस वंश में, तो सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है। तो जो प्रथम 3 वर्ण है उनको द्विज के अंतर्गत रखा जाता है। 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य जो है ये द्विज के अंतर्गत रखे जाते थे, रखा गया है, जबकि शूद्र को द्विज के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। कौन पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, जबकि उपनिषद की संख्या पीछे 108 बताया गया। नेक्स्ट है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो हम लोग बहुत पॉपुलर है महाभारत में देखे हैं कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र रहता है। कर्ण की माँ कौन थी, तो कर्ण की माँ कुंती थी। कर्ण की माँ कुंती थी। नेक्स्ट है अर्जुन किसके शिष्य थे। तो जो अर्जुन है वो द्रोणाचार्य के शिष्य रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मनु स्मृति के रचयिता कौन थे। तो मनु स्मृति के रचयिता मनु थे। कौन थे, मनु स्मृति के रचयिता मनु थे, जिसका संबंध कानून से है। नेक्स्ट है कि किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। तो जो सातवाहन वंश है उसके राजा बहुपत्नी यानी कि बहुविवाह को मानने वाले होते हैं। नेक्स्ट है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि आश्रम व्यवस्था में
कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अश्वमेघ अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था, यानी कि अपने एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उस यज्ञ के बाद जो वो घोड़ा जहां तक चला जाए तो वहां तक उस राजा का राज्य हो जाएगा, जो रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ता था। यही अश्वमेघ यज्ञ होता था। नेक्स्ट है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव जो थे वो लोग जीते थे। अर्जुन जो थे उस पक्ष में, वही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते थे। नेक्स्ट है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र हम लोग जानते हैं कि भीष्म को कहा जाता था। गंगा पुत्र किसको? भीष्म को कहा जाता था। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था, इसलिए इसको 18 पर्व में भी बताया जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना नहीं, उस समय के सभी उसके समकालीन ग्रंथ की रचना किसमें? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। प्राकृत भाषा में देखिएगा आप लोग, अशोक के जितने भी अभिलेख मिलेंगे प्राकृत भाषा में मिलेंगे। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत जो है देखेंगे कि हम लोग महर्षि वेद व्यास लिखे थे। महाभारत कौन लिखा था? महर्षि वेद व्यास लिखते हैं महाभारत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जाति का लक्षण नहीं है। तो जाति का लक्षण साम्य नहीं है। साम्य जो है जाति का लक्षण नहीं है। जो अंतर विवाह आप देखिएगा जाति का लक्षण नहीं है। तो आप देखिएगा जो अंतर विवाह होता है इसमें भी जाति देखने को मिलेगा। श्रम विभाजन में भी जाति देखने को मिलता है। आज आप देखते हैं कि नहीं ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये सब क्या है? ये जाति का ही लक्षण है। अनुवंशिकता में भी जाति का लक्षण देखने को हमको मिलता है। अब नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। यानी कि जो भवन शब्द है ये मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, ठीक है, लेकिन प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव का किया जाने लगा। किसके द्वारा? ये विदेशियों के लिए किया जाने लगा बिना किसी भेदभाव का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? किस काल में वर्ण जो व्यवस्था है वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वो वंशानुगत हो गया। यानी कि जैसे ये मिश्रा जी के लड़के हैं तो मिश्रा जी कहलाएंगे, पांडे जी के हैं तो पांडे जी कहलाएंगे। इसी तरीके से मतलब किस कब देखने को ये मिलेगा? ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल है इस समय में जो वर्ण व्यवस्था है वो वंशानुगत हो जाएगा, यानी कि खानदानी जिसको बोलते हैं ना वो हो जाएगा। ठीक है, आज आपको यही देखने को मिलेगा कि नहीं इस जाति के जो लोग हैं अगर उनका बेटा पैदा हो गया तो वो भी इसी जाति का होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल से पहले आप देखिएगा कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत न होकर कर्म आधारित थी, यानी कि क्या जो वंश आधारित न होकर क्या कर्म आधारित थी। जैसे कि देखिए उसमें ये भी बताया गया है कि नहीं एक ही घर में कहीं ब्राह्मण भी है, यानी कि जो ज्ञानी है वो क्या है ब्राह्मण हो गया, जो बलिष्ठ है वो क्षत्रिय हो जाएगा, और जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो जाएगा। इन तीनों का जो सेवा कर रहा है उसे हम लोग शूद्र के नाम से जानते थे। ठीक है, ये पहले देखा जाता था, यानी कि कर्मों के अनुसार एक घर में अगर एक विद्वान भी है, एक कोई बलवान भी है और एक कोई व्यापारी भी है, तो एक ही माता पिता का अगर मान लीजिए कि 3 पुत्र है तो तीनों अलग अलग जाति के होंगे। अगर 4 है और चौथा ये तीनों का सेवा कर रहा है तो वो शूद्र हो जाएगा। यानी कि एक घर में 4 जाति के लोग रह रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गोत्र किसका सूचक था। तो जो गोत्र है वो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज जो गोत्र होता था, यानी कि देखिएगा कि आपके पूर्वज जो जिस गोत्र के रहेंगे वही गोत्र आपका चलते आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं। ये फलाना आदमी इस गोत्र के यानी कि इस गोत्र के हैं तो वो गोत्र इनका क्या हो जाएगा, सूचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले, देखिए इस चैप्टर में थोड़ा लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, कुछ है जो अच्छा भी क्वेश्चन है जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा इसी प्रकार का है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरा चैप्टर देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 50 ही ऑब्जेक्टिव आपको उसमें टिक करना है। 100 ऑब्जेक्टिव में कितना, 50 ही करना है। एक चैप्टर आपको जिसमें भी प्रॉब्लम लग रहा है अगर उसको छोड़ भी दीजिएगा तो 50 और सब चैप्टर अगर अच्छा से तैयारी कर लेते हैं। हाँ एक बात और, अगर आपके पास समय की कमी है तो अपना फेवरेट चैप्टर ही चूज कीजिए, ठीक है। आपका नंबर अच्छा आएगा। पूरा चैप्टर देखने के चक्कर में पड़िएगा तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, समझ गए। कम ही तैयारी करके जाइए, लेकिन जाइए तैयारी करके ठीक से, समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलियाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। तो ये सभी जो देख रहे हैं ना कबीलियाई, इन लोग का सभी का वर्णन है, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो जो स्मृतियों में इसकी संकल्पना पहली बार मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। तो जो 37 वर्षों में इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, तो इसी को अंतर विवाह कहा जाता है। अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करना अंतर विवाह कहा जाता है। बाहिर विवाह जानते हैं, बाहरी लोगों से राक्षस विवाह वही होगा, उठा के जबरदस्ती शादी करना, ठीक है। ब्रह्म विवाह वही होता है जो अपनी पुत्री का विवाह किसी ब्राह्मण से कर दिया जाता था, सॉरी नियम के अनुसार किया जाता था, ठीक है। क्या ब्राह्मण का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो हाँ ब्राह्मण का जो है उस समय सार्वभौमिक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। तो जो गुफा के दीवार देखिएगा, सातवाहनों की जो राजाओं और रानियों का जो आकृतियां है वहां देखने को हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। तो जो अर्जुन है उसी को बनाना चाहते थे द्रोण, ठीक है। द्रोणाचार्य जो है वही द्रोण। नेक्स्ट है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनु स्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। तो वही भीष्म, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि जो भीष्म रहते हैं, भीष्म पितामह, उन्हीं को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो आदि पर्व के 102वें जो अध्याय है उसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो ये विचित्र वीर्य के पत्नी थी, विचित्र वीर्य की पत्नी थी अंबा अंबालिका। नेक्स्ट है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। जो महर्षि व्यास है उनके द्वारा उत्पन्न संतान पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र, यही लोग महर्षि, यानी कि ये सभी जो है महर्षि व्यास के संतान रहते हैं। नेक्स्ट है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। तो आप लोग देखे हैं कि घटोत्कच जो है भीम का पुत्र रहता है। घटोत्कच किसका, भीम का पुत्र रहता है। पूरा एकदम लंबा सा बड़ा सा देखिएगा महाभारत में, वही घटोत्कच कहलाता है। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। भीम जो है हिडिंबा यानी कि डिंबा के भी नाम से इनको जाता है,
कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये गंधर्व विवाह था। कौन सा? गंधर्व विवाह संपन्न किया था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है देखिएगा, इन्हीं को पंचाली के नाम से हम लोग जानते हैं। और अर्जुन, सहदेव, भीम, नकुल, ये सब की पत्नी थी, यानी कि इन सभी की पत्नी थी द्रौपदी। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यह द्वितीय अध्याय में वर्णित है। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो विवेकानंद भी किए हैं, महात्मा गांधी भी किए हैं। जो भी अच्छे अच्छे आपको दिखेंगे इस पे विचार अपना दिए हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी ने। नेक्स्ट है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ठीक है, ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो ये शक वंश है, उसके साथ वही जो कनिष्क जिसके राजा रहते हैं, सॉरी शक सामंत चलता है, उसी वंश के साथ ये कौन? वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी जो है विवाह अपना करता है इसी वंश के साथ। नेक्स्ट है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जो शांति पर्व है, महाभारत के जो शांति पर्व है उसी में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो जो शूद्र है, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, उसमें शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो एक जो है फाह्यान बताता है कि जो चंडाल लोग आ रहे हैं वो आवाज करते हुए आ रहे थे कि लोग उसे देखे ना, क्योंकि माना जाता था कि देखने से पाप होगा, यानी कि दोष होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गांधारी रहती है, जो आंख पे पट्टी बांधी रहती है। इनके पिता धृतराष्ट्र रहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता को भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो जो आप देखिएगा मानेश्वर जो रहते हैं वो गीता पर टीका लिखते हैं। कौन? ये संत रहते हैं, गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।